एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह और आज बात करेंगे हिंदुस्तान के आकाश में चमकते हुए उस तारे सितारे की नहीं, उस सूरज की जो अस्त होकर के भी कभी अस्त नहीं हुआ। जी, तो आज ऐसे ही एक शूरवीर की बात हम स्टूडियो में करने वाले हैं। नाम आपके सामने स्क्रीन पर है सैम मानेकशॉ, जिनका पूरा नाम है सैम हरमूज जी फ्रेम जी जमशेद जी मानेकशॉ। ठीक है, जिन्हें हम शैम मानेकशॉ या शैम बहादुर के नाम से जानते हैं। क्यों न्यूज में है? क्योंकि इनकी जिंदगी पर आधारित एक पिक्चर हाल ही में आने वाले समय में 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है सैम बहादुर के नाम से। तो ये नाम बहुत दोबारा से चर्चा में रहा। क्योंकि चर्चा में है तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी आपको पता होना चाहिए, और यूपीएससी एस्पिरेंट या किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के उससे भी आपको ये नाम जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सैम मानेकशॉ की जिंदगी के बारे में समझते हैं, सीखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए मुझे, कभी कभी पेन भी गड़बड़ कर देता है ना। एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिए। आप इसको यहाँ से बंद करते हैं, दोबारा खोलना पड़ेगा, तो 1 सेकेंड का समय दीजिए बस। सैम मानेकशॉ के बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं? तब तक चाहे तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं आप क्या जानते हैं सैम मानेकशॉ के बारे में। ठीक है, चलिए बस मेरा पावर पॉइंट भी खुल गया है, तो अब हम इसको शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ बात कर रहे हैं सैम मानेकशॉ के बारे में, जो भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे। इनके बाद फील्ड मार्शल और भी बने, दो ही व्यक्ति हैं जो आज तक जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक से नवाजा गया था। पहले व्यक्ति थे सैम मानेकशॉ और दूसरे व्यक्ति ये बने थे 1973 में, और 1986 में जनरल करियप्पा बनते हैं दूसरे फील्ड मार्शल। तो ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो ये है सैम मानेकशॉ। इनकी ये तस्वीर आपने चर्चा में आजकल देखी होगी, न्यूज में, टीवी में, बहुत जगह आपने इस तस्वीर को देखा होगा, है ना। तो इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी की गई थी। फील्ड मार्शल HSFJ मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ इंडिया फर्स्ट फील्ड मार्शल। ठीक है, ये उनकी कुछ तस्वीरें हैं, ये बिल्कुल लास्ट की तस्वीरें हैं। ठीक है, तो पहले तस्वीरों के थ्रू किसी को, तस्वीरों के माध्यम से किसी को समझना चाहिए, उसके बाद उसकी जिंदगी की बहुत सी बातें हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में। 1914 आजादी से पहले का टाइम था। ठीक है, इनके माताजी और पिताजी की अगर हम बात करें तो बेटा इनके जो माताजी थी उनका नाम हीला था, और जो पिताजी थे उनका नाम था हरमिज मानेकशॉ। ठीक है, अमृतसर में इनका जन्म होता है। पिताजी इनके डॉक्टर हैं। 5-6 भाई बहन ये हैं, जिसमें ये चौथे नंबर के होते हैं, तीसरे नंबर के भाई होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि ये भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। कहीं से कहीं तक इनके मन की कोई मंशा नहीं थी कि ये फौज में जाएं। पिताजी से कहते हैं कि पापा मुझे भी भेज दीजिए लंदन पढ़ने के लिए मेडिकल की पढ़ाई। ऑलरेडी 2 भाई लंदन में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, फादर के ऊपर बर्डन था, तो उन्होंने कहा नहीं तुम यहीं रह के पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अमृतसर के ही हिंदू कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, समय चल रहा है 1931 में, 1931 में इंडियन मिलिट्री कमीशन के रिकमेंडेशन पर भारत में ही मिलिट्री एकेडमी खोलने का निर्णय लिया जाता है। पहली बार एक ओपन कंपटीशन कराया जाता है, जिसमें ये आउट ऑफ रेबेल, क्योंकि ये चाहते थे कि इनके पिताजी इन्हें लंदन भेजें, पिताजी ने भेजा नहीं, तो इन्होंने कहा ठीक है हमें तो फौज ही ज्वाइन करूंगा, मैं और कुछ पढ़ूंगा ही नहीं। बैठ गए एग्जामिनेशन में, मेरिटोरियस थे, सिलेक्शन हो गया उन 15 कैडेट्स में, जिनका पहला बैच जो भारत में ही ट्रेन होने वाला था IMA देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जिनकी ट्रेनिंग होने वाली थी, उन 15 कैडेट्स में से एक नाम सैम मानेकशॉ का भी था। इस तरह से डॉक्टर बनते बनते ये आ जाते हैं फौज में। ठीक है, अब फौज में आ गए, हो जाती है 3 साल का वहां से कोर्स पूरा होता है। कमीशन होते हैं किसमें? 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में। ठीक है, तो 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में इनको फाइनली कमीशन कर दिया जाता है 1938 में। ठीक है, अब उसके बाद 42 में उसके बाद इन्हें डिप्लॉय कर दिया जाता है बर्मा में, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये बर्मा में ही होते हैं, जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और इनको बहुत सिवियर इंजरीज होती हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इनको लिवर में, किडनी में,
इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा गोलियां लग जाती हैं, बहुत सिवियर ये बीमार होते हैं। इनको ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, वो इलाज करने से मना कर देते, कहते भाई बचने के चांसेस ही नहीं है। तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, इतनी देर में तो मैं 2 और पेशेंट्स को बचा लूंगा जिनकी उम्मीद है। खैर डॉक्टर मजाक में फिर भी जब उन्हें बहुत फोर्स किया जाता है तो मानिक शाह से ऐसे पूछते हैं कि हुआ क्या तुमको। तो इस कंडीशन में भी मजाक करना नहीं छोड़ते और उनको बोलते हैं कि मेरे को एक म्यूल यानी एक खच्चर ने पेट में लात मार दी थी। डॉक्टर भी हंसने लगता है, कहता है नहीं मैं इस बंदे का इलाज जरूर करूंगा। अब जिस वक्त इनकी इतनी खराब हालत होती है तो इनका कमांडर जो होता है वो इनकी बहादुरी से इतना प्रभावित होता है कि उस टाइम कॉमनवेल्थ के सोल्जर्स को दिया जाने वाला मिलिट्री क्रॉस, जो कि कॉमनवेल्थ सोल्जर्स को दिए जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड था, और वो केवल जीते जी ही मिल सकता था, पोस्टहमसली यानी मृत्यु के पश्चात नहीं दिया जा सकता। तो उसे लगता है कि अब ये नहीं बचेगा और ये अवार्ड इसे जरूर मिलना चाहिए, मिलिट्री क्रॉस मिलना चाहिए। तो कमांडर अपना मिलिट्री क्रॉस उतार के इनको दे देता है। तो यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कॉमनवेल्थ सोल्जर्स के लिए जो हाईएस्ट अवार्ड होता है मिलिट्री क्रॉस, इस तरह से उनको मिलता है। ठीक है, पर डॉक्टर इलाज करते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो जाता है। वो टाइम आ जाता है जब भारत को मिलती है आजादी, 1947 का वो वक्त जब भारत को आजादी मिल जाती है। अब आजादी, अभी तक तो क्या थे, ये ब्रिटिश आर्मी में थे, अब तो ब्रिटिश आर्मी का डिवीजन होता है। तो जो 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट थी वो चली जाती है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान भेज दिया जाता है उनको, और इनको कहाँ भेज दिया जाता है, तो इनको असाइन होती है 8th गोरखा रेजिमेंट। ठीक है, तो ये कहानी हो गई इनके 8th गोरखा रेजिमेंट की, किस तरह से ये गोरखा रेजिमेंट में आते हैं। अब एक कहानी और कि ये सैम मानेकशॉ से सैम बहादुर कैसे बने, चलिए वो भी बताती हूँ। तो क्या होता है कि जब ये 8th गोरखा रेजिमेंट में आ जाते हैं तो पहले दिन ये जाते हैं अपने ऑफिस, तो बाहर जो संतरी होते हैं वो इन्हें बोलते हैं सैम बहादुर सर। तो वहां से इनको नाम मिला सैम बहादुर। ठीक है, तो सैम मानेकशॉ के सैम बहादुर बनने की कहानी ये थी। हाँ, इस पोस्टर को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की कहानी को चालू करेंगे। लगभग 4 डिकेड का, लगभग 40 साल का इनका पूरा करियर था, जिसमें 5 लड़ाइयां इन्होंने लड़ी। ठीक है, 40 इयर्स का करियर और 5 वॉर्स। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की लड़ाई लड़ी, इंडिया पाकिस्तान का वॉर 1947 में जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है कश्मीर के लिए, वो इन्होंने लड़ी। साइनो इंडियन वॉर यानी चाइना के साथ जो वॉर होता है, इंडो पाक वॉर जो 65 का, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इन्हें जाना जाता है बांग्लादेश, ऑल्दो इन्होंने सारे ही लड़ाइयों में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन जो 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लड़ा जाता है, इन्हीं की काबिल जो वो था उसके अंदर, इनकी लीडरशिप के अंदर ही लड़ा जाता है। उसकी कहानी भी अभी आगे समझते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को ये स्वीटी या स्वीट हार्ट कहकर बुलाते थे बिकॉज ऑफ देयर पारसी कनेक्शन, क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे फिरोज गांधी वो भी पारसी थे। तो बिकॉज ऑफ दैट पारसी कनेक्शन, तो ये वो देवर भाभी वाला इनका नोकझोंक था, एंड ही यूज्ड टू कॉल इंदिरा गांधी एज स्वीटी और स्वीट हार्ट। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि इंदिरा गांधी डरती थी तो सिर्फ इन्हीं से डरती थी। किस्सा तो ये भी मशहूर है, इंदिरा गांधी को लगने लगा था कि सैम मानेकशॉ तख्ता पलट कर सकते हैं, कू कर सकते हैं। तो एक दिन ये इन्हें ऑफिस में बुलाती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम ऐसा मैंने सुना है तुम तख्ता पलटने वाले हो, लेकिन मुझे लगता है तुम ऐसा कर नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि क्या मैं कर नहीं सकता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम ऐसा करोगे नहीं। तो ये बोलते हैं कर नहीं सकने में और करोगे नहीं में काबिलियत और नियत का फर्क है। तो इस तरीके के थे सैम मानेकशॉ। ऐसी बहुत सी किस्से कहानियां इनके मशहूर है। इन्हें अवार्ड दिए गए थे, देखिए मिलिट्री क्रॉस तो मैंने बताया 1942 में, 68 में इन्हें पद्म भूषण दिया जाता है, और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जीतने के बाद इन्हें इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, वो भी दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, आजादी मिल जाती है भारत को। अब इधर क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होना है कहाँ पर, कश्मीर में। पाकिस्तान की फौज आ रही है तब तक श्रीनगर के पास, मानेकशॉ को भेजा जाता है, ये एरियल सुपरविजन कर रहे देख रहे हैं कि फौज कितनी दूर रह गई। अब उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा हरि सिंह द्वारा जब साइन हो जाता है, तो ये और मेनन साहब जो हैं ये वापस आते हैं, पटेल जी हैं और जवाहरलाल नेहरू जी के पास। ठीक है, और तो वहां करके इनसे पूछा जाता है कि क्या लगता है
कश्मीर का क्या स्टेटस है। तो ये कहते हैं कि कुछ 16-17 किलोमीटर दूर रह गई है पाकिस्तान की आर्मी, अगर किसी तरह से श्रीनगर पहुंच गई तो फिर श्रीनगर हाथ से निकल जाएगा। तभी इन्हें तत्काल ऑर्डर्स दिए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की तरफ से। तो ये वहां पर लड़ाई लड़ते हैं, एयरलिफ्ट करवाते हैं, ये सुझाव देते हैं कि हमें अपनी आर्मी को एयरलिफ्ट करके भेजना पड़ेगा। तो इस तरह से श्रीनगर जो फिर आगे कहानी थी वो तो सब आपको पता ही है। दूसरा मुद्दा है, किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। तो सैम मानेकशॉ की वहां पर भी इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बाद जो आपका चाइना के साथ वॉर हुआ या पाकिस्तान के साथ दूसरे वॉर लड़े गए, वहां भी इनका बहुत मेजर रोल था। लेकिन मेन कहानी आती है 1971 के लिबरेशन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। देखिए क्या होता है। आपको पता है पाकिस्तान दो पार्ट्स में था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो आज लाहौर और इधर की तरफ आपको दिखता है, ईस्ट पाकिस्तान था आपका बांग्लादेश वाला हिस्सा। अब ये इनसे मांगते थे कि भाई हमें भी तो थोड़ा सा ऑटोनॉमी दीजिए, हम बिल्कुल बंधे हुए हैं, इन पर बहुत अत्याचार होता था। उसके बाद ये क्या कर देते हैं 71 में, ये विद्रोह कर देते हैं ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान वाले उस विद्रोह को दबाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तानीज का मर्डर कर देते हैं। मिलियंस ऑफ देम, मतलब लाखों लोग भाग करके भारत में आ जाते हैं रिफ्यूजी। अब इंडिया के लिए यहाँ पर डबल क्राइसिस है। एक तरफ तो रिफ्यूजी क्राइसिस का डर, जो अगर बढ़ जाता तो भारत पर इकोनॉमी पर सारी तरह से दबाव बन जाता, वो भी बड़ा मुश्किल था। दूसरा, ये वो मौका था जब पाकिस्तान से, क्योंकि अब हम दोनों तरफ से ही दुश्मन से घिरे हुए हैं, अब एक तरफ से तो दुश्मन को कम किया ही जा सकता था, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम बांग्लादेश के लिबरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है। अब अप्रैल का टाइम आता है, इंदिरा गांधी बुलाती है सैम मानेकशॉ को। उस वक्त ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इनको बुलाया जाता है और इनसे कहा जाता है कि भाई ऐसे ऐसे हमें लड़ाई करनी है, बताओ। तो ये कहते नहीं, आई कांट टेक द रिस्क ऑफ वॉर नाउ, अभी एकदम नहीं लड़ सकते क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, हमें उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, ये कहते हैं, फिर उन्हें बताते हैं कि अभी पासेस भी खुले हुए हैं, माउंटेन पासेस खुले, क्योंकि अप्रैल का टाइम है, बर्फ पिघल चुकी है, मानसून भी आने वाला है इनका। ऐसे टाइम पर बड़ी बड़ी नदियां हैं, मुश्किल हो जाएगी। पासेस खुल जाएंगे तो चाइना का डर अलग से रहेगा, और अगर ये सब कुछ हो गया तो हम इस वॉर को हार जाएंगे। एंड आई नेवर फाउट अ वॉर टू नॉट विन दैट, हारने के लिए मैं लड़ाइयां नहीं लड़ता। ठीक है। इंदिरा गांधी ने टाइम देती है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी डिवाइस करते हैं। फाइनली 3 दिसंबर को पाकिस्तान वेस्ट इंडिया के कुछ पोर्ट्स पर अटैक कर देता है, एयरफोर्स बेसिस पर। वहां से वॉर की विधिवत शुरुआत हो जाती है। 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ साथ बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के जो 75,000 गुरिल्ला वॉरफेयर में काबिल लोग थे, वो इनको हेल्प करते हैं। और इन सबकी स्ट्रैटेजी की वजह से ये पाकिस्तान को फाइनली कट ऑफ कर देते हैं कि इनके लगभग 93,000 सोल्जर्स ईस्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन उनके लिए सारी सप्लाईज कट जाती हैं और उनको इतना फोर्स कर दिया जाता है कि फाइनली 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो सरेंडर कर देते हैं और लिबरेशन हो जाता है बांग्लादेश का, और साथ ही इंडिया इस वॉर को जीत जाती है अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ सैम मानेकशॉ। तो इस तरह से ये बनते हैं 71 लिबरेशन वॉर के हीरो। उसके बाद 73 में इनको फील्ड मार्शल की तरह प्रमोट कर दिया जाता है। वॉर के बाद इंदिरा गांधी इन्हें चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज भी बनाना चाहती है, जो सीडीएस का पद, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिक्स की वजह से ना तो वो पद बन पाया और ना ही ये कभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन पाए। ठीक है। तो खैर उसके बाद 73 में जनवरी 73 में इनका रिटायरमेंट हो जाता है। फील्ड मार्शल बनने के बाद, रिटायरमेंट के बाद ये तमिलनाडु के वेलिंगटन कैंटोनमेंट के पास कुन्नूर जगह पर जाकर के अपनी वाइफ के संग सेटल हो जाते हैं और अपने लास्ट टाइम तक वहीं रहते हैं। इनकी डेथ होती है 2008 में एट द एज ऑफ 94, कुछ निमोनिया से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। यहाँ पर इनकी एक मुलाकात का जिक्र करना चाहूंगी 2007 में। 2007 वो टाइम जब भारत के प्रेसिडेंट थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम किसी काम से जाते हैं तमिलनाडु, तो वहां जाके इनको मानेकशॉ जी के बारे में पता चलता है। बहुत एडमायर करते थे एपीजे अब्दुल कलाम मानेकशॉ को।
तो ये डिसाइड करते हैं कि नहीं मैं उनसे मिलने जाऊंगा। तो ये कुन्नूर के वेलिंगटन हॉस्पिटल में एडमिट थे, आर्मी हॉस्पिटल है। तो कलाम साहब आते हैं वहां इनसे मिलने, इनसे बहुत अच्छे से मिलते हैं दोनों आपस में। तो ये इनसे पूछते हैं कि भाई आपको कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी, तो ये बोलते हैं हाँ मुझे एक तकलीफ है। अरे भाई ऐसा क्या हो गया, आप बताओ अभी सॉल्व करते हैं। कहा मुझे तकलीफ ये है कि हमारे देश का सबसे एबल प्रेसिडेंट मेरे सामने खड़े हैं और मैं खड़े होकर उन्हें सल्यूट नहीं कर पा रहा। तो खैर ये हंसते हैं। फिर उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने कलाम साहब को ये भी बताया कि मेरी रिटायरमेंट को लगभग 20 साल हो चुके हैं और आज तक मुझे फील्ड मार्शल रैंक की पेंशन नहीं मिली है। एपीजे अब्दुल कलाम भी इतने महान थे। वो आते हैं दिल्ली लौट करके ऑर्डर्स देते हैं, रिवाइज पेंशन बनती है उनकी और विद एरियर्स लगभग 1.5 करोड़ का चेक बाय एयर जाता है मानिक शाह जी के पास। वो भी इस चेक को एक्सेप्ट करते हैं और आर्मी वेलफेयर फंड में उसको डोनेट कर देते हैं। तो ये कहानी है जहां दो लोगों की महानता की हमें बताती है। मानिक शाह के जीवन से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। सैम मानिक शाह के जीवन से आप सीख सकते हैं किसी भी परिस्थिति को हंस करके स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति को जीता जा सकता है। 1971 का वॉर इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो बेटा सबसे पहले जिंदगी में स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। अपने आप को बहुत, अपने माइंड को बहुत स्ट्रांग रखिए, अपने दिमाग से, क्योंकि जंग चाहे फौज की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे किसी भी एग्जाम की हो, जिंदगी की जंग हो, अगर कभी जीती जा सकती है तो सिर्फ इस दिमाग से जीती जा सकती है। जब दिमाग को आप स्ट्रांग रखते हैं, नहीं कहा जाता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये मन कुछ नहीं है, हमारा दिमाग है। हम जितना स्ट्रांग हेडेड रहते हैं, चीजों को उतने अच्छे से इंटरप्रेट कर लेते हैं, उतने अच्छे से उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो ये महान लोगों की जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अपनी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहिए, एक स्माइल को अपने फेस पे जरूर रखिए। अपने काम में इतने स्ट्रांग बनिए कि आपके सामने फिर चाहे देश के प्रधानमंत्री, चाहे इंदिरा गांधी जैसी स्ट्रांग लेडी ही क्यों ना हो, आप ना नहीं झुके, ठीक है, क्योंकि आप अपने काम में स्ट्रांग है। तो ये थी सैम मानिक शाह की जिंदगी की एक झलक। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ ये पोस्टर जो अभी 1/12/2023 को रिलीज हो रही है मूवी। आप लोगों ने पोस्टर देख ही लिया होगा। तो चलिए आने वाली मूवी को भी एंजॉय करेंगे। फिलहाल ये हमारी तरफ से था सैम मानिक शाह की जिंदगी पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए थी, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, वो सब यहाँ इस छोटे से वीडियो में आपके लिए कवर करने की कोशिश की गई है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आता है तो अपना एक लाइक भी जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। दोबारा आपसे फिर किसी और सेशन में मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।